हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि जितना पोर्शन हो पाता है हम उतना कंप्लीट करेंगे, पूरा ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम पोर्शन को। अब मुझे पता है कि जो आपने 10th में चीज़ें पढ़ी थी और जो आप 11th में पढ़ रहे हो वो काफ़ी टोटली थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि आपने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आपने अपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था और अभी आप 11th में पढ़ रहे हैं। बट 11th में आप चीज़ों को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे एज़ कम्पेयर टू 10th में आपने सिर्फ उसका एक बेसिक पढ़ा था। ठीक है, किस तरीके से अप्रोच रखी गई थी साइंटिस्ट ने क्लासीफाई करने के लिए एलिमेंट्स को। तो हम कोशिश करेंगे उन सारी चीज़ों को अच्छे से समझें। ठीक है, अब पढ़ना कैसे, स्टार्ट कैसे करना है पढ़ना। अब कुछ लोग सोचेंगे हम सोर्स क्या यूज़ करें, कहाँ से पढ़ना है। तो आपको अपनी बुक को ही रिफ़र करना है, अपनी टेक्स्ट बुक को अच्छे से रिफ़र करिए। मैम इसमें कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके मीनिंग्स समझ पाना डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट हम कोशिश करेंगे कि उन वर्ड्स को भी समझें। अगर आपको कोई वर्ड के मीनिंग को अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा जो ग्रुप है आप उस पर अपने जो भी आपको डाउट्स हैं आप उस पर पुट ऑन कर सकते हैं, या तो फिर जो कमेंट बॉक्स है उस पर भी आप अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं। अब इस चैप्टर को कैसे स्टार्ट करेंगे हम पढ़ना। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देख लो आप। ठीक है, क्योंकि आपने ये चैप्टर 10th में पढ़ा है। 10th के क्वेश्चंस में 10th स्टैंडर्ड में जो आपने क्वेश्चंस पढ़े थे इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, उनको आप समझो और इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज के पीछे क्वेश्चंस हैं उनको आप रिलेट करने की कोशिश करो। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो थोड़े डेप्थ में रहेंगे, डिटेल में रहेंगे और माइट भी आपको समझ में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने 10th में इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसी रही है। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, नाउ इनिशियली इन 1800 उस टाइम सिर्फ 31 एलिमेंट्स थे जो साइंटिस्ट को पता थे, नोन थे उस टाइम। अब इतने ज़्यादा एलिमेंट्स तो नहीं थे, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने इन कम एलिमेंट्स को उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करना शुरू कर दिया। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या किया उन्होंने इन एलिमेंट्स को, नॉन एलिमेंट्स को मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलॉइड्स, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट ग्रुप्स में सब डिवाइड कर दिया। अब कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, पहले तो 31 एलिमेंट्स थे, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ और एलिमेंट्स आ गए। कितने आ गए, 63 एलिमेंट्स और आगे बढ़ गए। अब जब इतने सारे एलिमेंट्स आ गए हैं तो इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था। इनकी प्रॉपर्टीज़ को समझ पाना कि कौन सा एलिमेंट की प्रॉपर्टी किस एलिमेंट से सिमिलर है, या किस एलिमेंट में ऐसा क्या डिफरेंट है जो दूसरे एलिमेंट से अलग है वो चीज़। ठीक है, वो एलिमेंट अलग है उस एलिमेंट से। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, दे थॉट ऑफ फाइंडिंग अ वे कि हम जिस तरीके से हम कुछ ऐसा तरीका ढूंढें जिससे हम इन एलिमेंट्स को एक प्रॉपर वे में अरेंज करें, टेबुलर फॉर्म में अरेंज करें, और जिससे हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से स्टडी कर पाएँ। अब नीड क्या थी, वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स। अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, समझते हैं। ठीक है, हम शादी में जाते हैं। ठीक है, आप जब शादी में गए हो आपको पता है कि जब आप शादी में जब खाना खाने जाते हैं तो उस टाइम डिफरेंट काउंटर्स होते हैं। एक स्वीट का अलग काउंटर होगा, किसी को चाइनीज़ फूड पसंद है तो उसका काउंटर अलग होगा, या और किसी को साउथ इंडियन फूड पसंद है तो उसका काउंटर अलग होगा। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट काउंटर्स बनाए थे। अब इन काउंटर्स में अगर आपकी कोई फ्रेंड है, वो वहाँ से उस चाइनीज़ काउंटर से आ रही है और आपको चाइनीज़ काउंटर मिल नहीं रहा है, तो वो बोलेगी कि वहाँ पे चाइनीज़ काउंटर है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उस तरफ आराम से जा सकते हो। तो क्या आपको एकदम कंफ्यूज हुआ, आप कंफ्यूज हुए क्या, आप कंफ्यूज नहीं हुए। ठीक है ना, आपको यहाँ वहाँ भटकना पड़ा, यहाँ वहाँ आए दाएं बाएं कहीं जाना नहीं पड़ा। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उस डायरेक्शन में गए जहाँ पर आपकी फ्रेंड ने आपको बताया था कि हाँ उस तरफ
चाइनीज़ काउंटर है, आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एलिमेंट को जब आप क्लासीफाई करते हो, एक प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हो, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर पाना काफ़ी आसान होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर पाना आसान होता है, कंपैरिजन इजी होता है, और जब आप उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लेते हो तो आप आइडिया लगाते हो कि जो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स होंगे लेटर ऑन, उनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से डिफरेंट रहेगी बाकी एलिमेंट से। तो आप क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं मार्क की है कुछ चीज़ें, तो आप भी मार्क कर सकते हैं और सिर्फ इन्हीं पॉइंट को पढ़ेंगे तब भी काफ़ी रहेगा, ठीक है। तो वाई देयर वॉज अ नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। हमारे लिए ईजी रहे हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक साथ पढ़ने के लिए, बिकॉज अगर हम टेबुलर फॉर्म में कुछ एलिमेंट हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, अगर हम उनको अरेंज करेंगे तो हमें पार्टिकुलरली एक एलिमेंट को नहीं स्टडी करना पड़ेगा, हम उस एलिमेंट्स के साथ बाकी एलिमेंट्स को भी रिलेट कर पाएंगे जिनकी प्रॉपर्टी उससे सिमिलर है। हमारा टाइम भी बचेगा और हम कंफ्यूज भी नहीं होंगे, ठीक है। तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट इम्पॉर्टेंट है, जिससे सिस्टमैटिक स्टडी हो पाए और हम अच्छे से उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझ पाएँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलो अब जो मेन पार्ट है इस टॉपिक का वो स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। अब कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने स्टार्ट किया क्लासिफाई करना एलिमेंट्स को। उस टाइम तो मुश्किल से 63 एलिमेंट्स नोन थे, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने धीरे धीरे क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। अब पहले साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने क्लासिफाई करना शुरू किया? फर्स्ट साइंटिस्ट वाज जॉन डोबेर्नियर, ठीक है। अब इस वीडियो में मैं सिर्फ साइंटिस्ट के नाम और उन्होंने किस तरह की थ्योरीज दी थी, उन्होंने किस तरह का अप्रोच किया था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए, हम उसको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोडक्ट टेबल के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, और जो एस ब्लॉक है वो भी हम इसी में कवर कर लेंगे, ठीक है। Okay, so first scientist who started classifying elements known at that time, 63 elements known that at that time. So what he did, he made a group. आप देख सकते हो, आप एक टेबल दी है जिसको हम बोलते हैं डोबेर्नियर्स ट्रेड, ठीक है। इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि डोबेर्नियर ने 3 का ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। उस टाइम 3 का ग्रुप बनाया हुआ है, तो इस ग्रुप को दे आर फॉर्मिंग अ ग्रुप ऑफ 3, तो इसलिए इसका नाम रख दिया ट्राइड्स, ठीक है। सो बिकॉज दे हैव अ सिमिलर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, दीज एलिमेंट्स वर अरेंज इन अ ग्रुप। और इसमें एक और चीज़ आप देखोगे कि जितने भी ट्राइड्स फॉर्म किए हैं, इन सब का जो अरेंजमेंट है, दे आर इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। इसे लिथियम का कितना है 7, सोडियम इज़ 23 एंड पोटेशियम इज़ 39। तो जो अरेंजमेंट है इज़ बेस्ड ऑन दी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। फर्स्ट चीज़ तो ये याद रखनी है। सेकेंड चीज़ क्या याद रखनी है कि जो क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का, अरेंजमेंट है इन द ग्रुप ऑफ 3 इज़ बेस्ड ऑन द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तभी अरेंजमेंट किया है इन 3 ग्रुप की, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इन तीनों ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ कैसी है, सिमिलर है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है। दैट्स वाई ही अरेंज्ड देम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। इतना समझ में आया आपको? अब पहला पॉइंट क्लियर है, सेकंड पॉइंट क्लियर है, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है, अब जब लिथियम और पोटेशियम, सेंटर में क्या है, सोडियम है, ठीक है। जब हम मीन निकालते हैं लिथियम एंड पोटेशियम का, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लिथियम एंड पोटेशियम का जब आप मीन निकालेंगे, व्हाट इज़ द मीन, 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट 23, ठीक है। तो जब इन दोनों का मीन निकालोगे वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू द एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम, दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू द एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्राइड्स फॉर्म किए गए हैं, ठीक है, जैसे लिथियम का, सोडियम का एंड पोटेशियम का। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि जब हम लिथियम एंड पोटेशियम, विच इज़ द मिडिल एलिमेंट इज सोडियम,
its atomic weight is 23. So when you add 7 and 39 together and divide it by 2, you are taking the mean. You are taking the mean of atomic masses of lithium and potassium, and you will get 23. That is the atomic weight of sodium. उसी तरीके से तो डोबेर्नियर ने 3 ट्रेट्स फाइंड आउट किए थे. पहला ट्रेट कौन सा था? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम के ग्रुप का था. दूसरा जो ट्रेट था वो था क्लोरीन, ब्रोमाइन एंड आयोडीन का. तीसरा जो ट्रेट था दैट इज़ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम. ठीक है, इसी तरीके से. बट ये फेल क्यों हो गया? साइंटिस्ट ने तो अपना अच्छा खासा अप्रोच डाला था एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का. ठीक है, लेकिन ये क्यों फेल हो गया इनका अप्रोच? साइंटिस्ट का अप्रोच, अगर क्वेश्चन आता है ड्रॉबैक का या लिमिटेशंस का, तो आपको आंसर सेम ही लिखना है. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है उसमें आपको. तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया था? अब इसमें भी वही सेम चीज़ हो रही थी. क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट है एंड आयोडीन का जब ऐड किया दोनों को, इट इज़ इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमाइन. ठीक है, ब्रोमीन, सॉरी, इट इज़ द इक्वल टू द एटॉमिक वेट ऑफ ब्रोमीन. Got it? So in next, कैल्शियम एंड बेरियम. अब कैल्शियम एंड बेरियम का जो एटॉमिक वेट है दैट इज 40 एंड 137. व्हेन यू ऐड दीज टू and you will and divide by 2, you will get 88.5. that is equal to the atomic weight of strontium. ठीक है, तो इस तरीके से डोबेर्नियर ने ट्राइड्स फॉर्म किए थे 3 ग्रुप्स के. ठीक है, तो क्यों ये फेल हो गया था? ये जो ट्राइड था ये सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स तक के लिए ही वैलिड था. जो आगे के जो एलिमेंट्स डिस्कवर थे उनके लिए ये जो अप्रोच थी वो फॉलो नहीं हो पा रही थी, एप्लीकेबल नहीं हो पा रही थी. तभी ये अरेंजमेंट आगे के जो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उन पर फिट नहीं हो रही थी. दैट्स वाई दिस अप्रोच वाज फेल्ड. आई होप आपको डोबेर्नियर्स ट्रेड समझ में आया होगा. ठीक है, इसीलिए इस ट्रेड का नाम रख दिया लॉ ऑफ ट्राइड्स. ठीक है, नाउ फर्स्ट साइंटिस्ट who put forth the approach to classify the element was Daubernier. आफ्टर दैट उनके बाद कौन सा साइंटिस्ट आया? AEB de Chancourtois. ठीक है, in 1862. So what he did, he also did the same thing but in a different manner. He arranged the elements known at that time in the order of increasing weight and made a cylindrical table of elements to display the periodic recurrence of the properties. Now अब इनमें और इनमें सिमिलरिटी क्या थी? इन दोनों के जो अप्रोच थे उसमें सिमिलरिटी क्या थी? पहली सिमिलरिटी तो ये थी कि दोनों ने एटॉमिक मास को फॉलो किया. ठीक है, दोनों ने जो अरेंजमेंट किए थे वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, दे अरेंज द एलिमेंट्स इन द increasing atomic masses. And what they found that the properties of elements are repeating after a certain interval of time. It is repeating. ठीक है, तो इतना कुछ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको डोबेर्नियर ट्रेड का अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. ठीक है, अब एक और साइंटिस्ट आ गया. द नेक्स्ट साइंटिस्ट, थर्ड साइंटिस्ट वाज अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स. अब इनका अप्रोच एकदम डिफरेंट था बाकी दो साइंटिस्ट से. ठीक है, लेकिन सिमिलरिटी किसमें थी? सिमिलरिटी थी द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट. बट द डिफरेंस वाज ही चोज टू अरेंज दिस. he selected the elements, he selected few elements and matched those elements with the note of a sound that is known as the law of octaves. And he found that while arranging the elements in the increasing atomic weight, every eighth element has the property similar to the first element.
अब इसमें कुछ नया क्या था, ये जो अरेंजमेंट किया था इसका जो नोट था वो जो नोट था अरेंजमेंट का, दैट वाज सिमिलर टू द इंडियन नोटेशन, दैट इज सा रे गा मा पा धा नी. नाउ आफ्टर नी कम सा अगेन, इट इज़ रिपीटिंग. ठीक है, तो जो अरेंजमेंट था एलिमेंट का इट वाज सिमिलर. जो जैसे सा 1 2 3 4 5 6 7, एज यू कैन सी द 7 नोट्स ऑफ द म्यूज़िक. जैसे ही नी आता है उसके बाद अगेन सा रिपीट हो जाता है. ठीक है, एंड इन वेस्टर्न नोटेशन यू कैन से डो री मी फा सो ला टी. सो आफ्टर टी डो इज रिपीटेड अगेन. So after so arrange the elements known at that time in the order of increasing atomic masses, and we found that lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. And after fluorine, fluorine is the seventh element. Now after fluorine, sodium was the eighth element. Okay, तो eighth element में सोडियम है. अब सोडियम को तो फ्लोरीन के बाद इसको अरेंज करना चाहिए था, लेकिन उसने क्या देखा, उसने देखा कि जो अरेंजमेंट है इट वाज सिमिलर टू दी रोटेशन ऑफ द साउंड, दैट इज सा रे गा मा पा दा नी, देन अगेन सा इज रिपीटेड. तो जो एट पोजीशन हो गई सोडियम की, and the arrangement, lithium and sodium have the same property. We found that lithium and sodium have the same property. So उसके according उसने arrangement follow किए. So after seventh position, every eighth element was similar to the first element of the arrangement. And arrangement is based on the increasing atomic mass. ये वाला सेकेंड हमने अभी तक डोबेनियर्स को क्लियर किया है, हमने अभी AEDD 10 कॉर्टेक्स को क्लियर किया है, और अभी हम लोग थर्ड केमिस्ट हैं, दैट इज द अलेक्जेंडर न्यूलैंड. ही गेव द लॉ ऑफ octaves. He gave Dovernier gave law of triads and Newland gave law of octaves. क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि what do you mean by law of triads, what do you mean by law of octaves, or explain the law of octaves, or explain the arrangement of Newland's law of octaves. इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं. अगर आपसे डोबेनियर का ट्राइड पूछते हैं तो एक ट्राइड का एग्जांपल लेके समझा सकते हैं. ठीक है, after octaves, after the law of octaves and after Newland came another scientist. ठीक है, अब जो मेन अप्रोच थी पीरियोडिक टेबल के अरेंजमेंट की और पीरियोडिक लॉ के अरेंजमेंट की, वो दी थी मैल्डीव ने. ठीक है, मैल्डीव played a very important role in giving the modern periodic law and the periodic table and the periodic law. अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, अब कंफ्यूजन कहाँ होता है, क्वेश्चन आपसे पूछते हैं गिव द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, लेकिन बच्चे लिखना चाहते हैं पीरियोडिक लॉ. तो पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, दीज टू लॉज आर डिफरेंट. पीरियोडिक लॉ जो था वो किससे बेस्ड था, एटॉमिक मास पे बेस्ड. ठीक है, इट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास. एंड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो बेस्ड था, जो नया लॉ आया था मैल्डीव का, इट वाज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर. Okay, now Maldives and there was one more scientist, Lothar Meyer. They worked independently. उन दोनों की अपनी डिफरेंट अप्रोच थी, लेकिन दोनों का जो अरेंजमेंट था वो सेम था, ऑलमोस्ट सेम ही आया था, इतना कुछ डिफरेंट नहीं था, लेकिन जो तरीका था वो अलग था. मेयर ने क्या किया था, he also arranged the elements in the order of increasing atomic weight, and he found that the physical and chemical properties of elements are similar, and he plotted the physical properties. जैसे कि हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी आती हैं, कलर आ गया, टेस्ट आ गया, उसका जो अपीयरेंस होता है वो आ गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या है, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट किसी और सब्सटेंस के साथ किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और किस तरीके में कंपाउंड फॉर्म कर रहा है.
एग्जाम्पल अगर हम ऑक्सीजन ले लें, कार्बन ले लें, नाइट्रोजन ले लें, तो कौन सा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, कि कौन सा कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। तो लोथर मेयर ने प्लॉटिंग की थी एंड ही फाउंड दैट कुछ इंटरवल के बाद, कुछ टाइम के बाद एलिमेंट्स रिपीटेडली सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो उनको एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया गया। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आता है दैट इज पीरियोडिसिटी। यहाँ पे टर्म है पीरियोडिसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिसिटी? और हम तो बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। आपने पीरियोडिक मोशन सुना होगा। ठीक है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन में चीज़ें होती हैं सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं। जैसे पेंडुलम, पेंडुलम का 2 and 4 मूवमेंट होता है। ठीक है, बैक एंड फोर्थ भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो ये आगे मूव करने के बाद वापस पीछे आ रहा है। ठीक है, मतलब ये अपनी पोजीशन को व्हेन इट इज़ मूविंग, व्हेन दिस आई एम मूविंग द पेंसिल, ठीक है, जैसे ही मैं इसको मूव करती हूँ वो पहले बैक जाता है, फिर फोर्थ जाता है, आगे पीछे आगे पीछे। ठीक है, तो इसका जो मोशन है वो सेम हो रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो कुछ टाइम के बाद जो प्रॉपर्टीज़ थी एलिमेंट्स की वो रिपीट हो रही थी, वो सेम शो कर रहे थे एलिमेंट्स प्रॉपर्टी। तो इससे क्या आइडिया मिल गया साइंटिस्ट को? उनको आइडिया मिल गया कि एक सर्टेन जो कुछ एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं सिमिलर थी बाकी एलिमेंट्स से। तो उनको, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, उनको सेम जगह पर अरेंज किया गया। ठीक है, और फिर उनको एक पैटर्न शो कर रहे थे, बिकॉज जो एलिमेंट्स थे जिनका ग्रुप सेम प्रॉपर्टीज शो कर रहा था उनको एक ग्रुप में अरेंज किया गया और सेम प्रॉपर्टीज उनकी स्टडी की गई थी। आई होप आपको ये क्लियर हो। अब जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो आता है यहाँ पर। ठीक है, अब मेंडलीव ने क्या किया था? मेंडलीव ऑल्सो वर्कड ऑन द सेम थिंग। उन्होंने भी अरेंज किया एलिमेंट्स को इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के थ्रू। एंड वॉट ही फाउंड दैट आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम जो प्रॉपर्टीज़ थी एलिमेंट की वो सेम हो रही थी। एलिमेंट्स, एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट से, तीसरे एलिमेंट्स के साथ कहीं ना कहीं मैच कर रही थी। तो उन एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, सेम प्रॉपर्टी वालों को एक साथ अरेंज किया गया और एक लॉ दिया गया जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक लॉ। ध्यान रखना, ये इसका पीरियोडिक लॉ की तरह क्वेश्चन आता है। और जो दूसरा लॉ दिया था वो था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। एंड दिस इज द लॉ विच इज़ नोन एज द पीरियोडिक लॉ। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। अब जब भी साइंटिस्ट ने, बाकी डोबेर्नियर को देख लो, न्यूलैंड्स को देख लो आप, ठीक है, इन सब का जो अरेंजमेंट था, इन सब के जो अरेंजमेंट थे वो किस पे बेस्ड थे? एटॉमिक मास पे बेस्ड थे। इवन न्यूलैंड में ने जो अरेंजमेंट किया था, मेयर ने जो अरेंजमेंट किया था, वो भी एटॉमिक मास पे बेस्ड था। इन सब ने जो अरेंजमेंट किए थे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में किए थे एटॉमिक मासेस के। जो सबसे छोटा होगा वो पहले, फिर बाद में उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, सो दे अरेंज द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। इसीलिए यहाँ पर अब पीरियोडिक फंक्शन क्यों कहा गया है? क्योंकि एक आफ्टर जब आप अरेंज करते हो एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम आ रही थी और उनको उनके साथ, जिनकी प्रॉपर्टी सेम आ रही थी, उनको साथ में प्लेस कर दिया था। ठीक है, इसीलिए अब मेंडलीव ने क्या किया था? लेकिन मेंडलीव का जो अरेंजमेंट था वो बाकी केमिस्ट से काफ़ी डिफरेंट था। मेंडलीव ने क्या किया? एलिमेंट्स को एक हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज किया, हॉरिजॉन्टल रोज। एंड हॉरिजॉन्टल मीन्स ऐसे, हॉरिजॉन्टल रोज में, ठीक है, ऐसे। वर्टिकल मीन्स स्ट्रेट, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं वर्टिकल। सो हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स में एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। अब जो एलिमेंट्स सिमिलर थे अपनी प्रॉपर्टीज़ में, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, उनको सेम वर्टिकल या सेम ग्रुप में नीचे नीचे प्लेस किया गया। एग्जांपल लेते हैं, अब बच्चों को सेम जगह बैठाते हैं, बड़े लोगों को सेम जगह बैठाते हैं। अब बड़े लोगों में कुछ फीमेल्स होंगी, कुछ मेल्स होंगी, तो उनको भी सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बच्चों को अलग बैठाया,
मेल्स को अलग बैठाया, फीमेल्स को अलग बैठाया, ठीक है। इस तरीके से हमने क्लासीफाई किया। उसी तरीके से एलिमेंट्स को भी उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, वर्टिकल ग्रुप में, कॉलम्स में डिवाइड कर दिया था, जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पे नोन थे। अब जब उसने अरेंज कर दिया, साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने अरेंज कर दिया, he found that the elements have something similar, एम्पेरिकल फार्मूलाज की उनमें सिमिलरिटी पाई गई। कुछ एलिमेंट्स थे जो सिमिलरिटी नहीं शो कर रहे थे। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या था कि इसने एटॉमिक वेट, ठीक है, ही स्ट्रिक्टली फॉलोड द एटॉमिक वेट। अब उसने देखा कि जब मैं कुछ टाइम पे अरेंज कर रहा हूँ एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, तो कुछ ही एलिमेंट्स थे जो फॉलो कर पा रहे थे इस पैटर्न को, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे भी थे जो फॉलो नहीं कर पा रहे थे। और मेंडलीव ने ये आइडिया लगाया था कि हो सकता है बाद में और एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हों, और ऐसा हुआ भी। जितने एलिमेंट्स, 63 एलिमेंट्स नोन थे उस टाइम, उतने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया मेंडलीव ने, और ये आइडिया लगाया, ये सोचा कि क्या पता बाद में जाकर और नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाएं, ठीक है। तो जितने एलिमेंट्स नोन थे उतने एलिमेंट्स को अरेंज किया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे लिखा आयोडीन विथ लोअर एटॉमिक वेट देन दैट ऑफ टेलुरियम was placed in the group 7 along with fluorine, chlorine and bromine because of the similarities in properties। चलो इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या मतलब है इसका, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं ग्रुप 7 एंड ग्रुप 6, ठीक है। अब ग्रुप 7 में आप देखो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड आयोडीन है। आयोडीन का जो एटॉमिक वेट है दैट इज़ 126.9। टेलोरियम का जो एटॉमिक वेट है दैट इज़ 127.6। अब पहले कौन सा आना चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, आयोडीन का ज़्यादा है, नहीं सॉरी टेलोरियम का ज़्यादा है। तो टेलोरियम को टेलोरियम को हमें ग्रुप 7 में उसको पोजीशन देनी चाहिए थी। तो हमें क्या करना चाहिए था, हाँ, टेलोरियम को हमें ग्रुप 7 में पोजीशन देनी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको ग्रुप 6 में पोजीशन दे दी। अब जो आयोडीन था वो आना चाहिए था ग्रुप 6 में, लेकिन हमने इसे किस में डाल दिया, ग्रुप 7 में, क्योंकि हमें लगा कि टेलोरियम का एटॉमिक नंबर क्या है, ज़्यादा है, तो उसको तो ग्रुप 7 में आना चाहिए था। हम अरेंजमेंट किसके बेसिस पे कर रहे हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, लेकिन यहाँ पर अपोजिट्स हमें दिख रहा है, ठीक है, अरेंजमेंट इन पोजीशन। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक ड्रॉबैक आ गया। और यहाँ पे और भी चीज़ें थी, कुछ स्पेस भी, कुछ गैप्स थे जो मेंडलीव ने इस टेबल में डाले थे। वो गैप इमेजिन किए गए थे कि क्या पता बाद में कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाएं, और ऐसा हुआ भी। बाद में काफ़ी ऐसे एलिमेंट्स थे जो डिस्कवर हुए थे, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जो मैन मेड थे, रेडियो एक्टिव थे, वो अनस्टेबल थे, ठीक है। अब आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इसका मतलब क्या है। अब जो प्राइमरी एम था अरेंजमेंट का, एलिमेंट्स का, मेंडलीव का, वो था सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर है उनको सेम ग्रुप में डाला जाए, ठीक है, उनको सेम ग्रुप में पोजीशन दी जाए। अब एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मेंडलीव ने गैप्स डाले थे, आप देख सकते हो यहाँ पर, उस टाइम सारे एलिमेंट्स तो डिस्कवर हुए नहीं थे, कुछ ही एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। तो साइंटिस्ट ने, मेंडलीव ने गैप्स पुट ऑन कर दिए थे वहाँ पर टेबल में अपनी। तो जो गैप्स थे वो गैलियम और जर्मेनियम, जो उस टाइम पर अननोन थे, लेकिन अभी उनका नाम रख दिया है गैलियम एंड जर्मेनियम।
उस टाइम पे जब मेंडलीव अरेंजमेंट कर रहे थे तो उस टाइम ये दोनों एलिमेंट्स नहीं डिस्कवर्ड थे, ठीक है। ये एलिमेंट्स बाद में लेटर ऑन डिस्कवर्ड हुए जब टेबल बन गई थी। अब इस अरेंजमेंट में गैलियम एंड जर्मेनियम इन दोनों को नाम दे दिया एक्का एल्युमिनियम एंड एक्का सिलिकॉन। ये चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया था पहले भी कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्का एल्युमिनियम एंड एक्का सिलिकॉन, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखना। अब आपको इसको समझाती हूँ, व्हाट इज एक्का सिलिकॉन एंड एक्का जर्मेनियम। एक्का एल्युमिनियम साइंटिस्ट ने केमिस्ट मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया था। इट वाज अ प्रिडिक्टेड, इसलिए यहाँ पे टेबल में आप देखो प्रिडिक्टेड लिखा है, ठीक है। सो ही प्रिडिक्टेड एक्का एल्युमिनियम जिसका वेट था 68। ही इमेजिन्ड कि कोई एलिमेंट होगा जो डिस्कवर्ड हो सकता है बाद में, जिसका एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास 68 हो सकता है, तो वो उसको हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। अब एक्का एल्युमिनियम की जगह पर जो अभी रिसेंटली या थोड़े टाइम पहले जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ बाद में, वो था गैलियम जिसका एटॉमिक मास पाया गया 70। ओके, नाउ एक्का सिलिकॉन उस टाइम प्रिडिक्टेड था बट नोन नहीं था। सोचा गया था कि चलो ये ऐसा कोई एलिमेंट डिस्कवर्ड हो सकता है बाद में जिसका एटॉमिक वेट 72 हो सकता है। एक्का एल्युमिनियम को बाद में रिप्लेस किया गया, इसका नाम रिप्लेस किया गया जर्मेनियम से, जो बाद में डिस्कवर्ड हुआ था, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम में कुछ बच्चे एब्सेंट रहते हैं, तो हम क्या करते हैं जब भी हम शीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एग्ज़ाम शीट्स को, अब कुछ बच्चे जल्दी आ जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लेट आते हैं एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। लेकिन जो टीचर होती है वो हर बेंच पे क्वेश्चन शीट रख देती है, ये सोचकर क्या पता वो बाद में एग्ज़ाम देने आ जाएं, ठीक है। इसी तरीके से साइंटिस्ट ने भी इमेजिन कर लिया था, क्या पता अभी तो डिस्कवर हुए नहीं है पर बाद में डिस्कवर हो सकते हैं एलिमेंट्स। उसी तरीके से आइडिया लगाया गया यहाँ पर भी, क्या पता बाद में वो एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाएं और बच्चे भी एग्ज़ाम देने आ सकते हैं। कुछ तो आ जाते हैं और कुछ नहीं भी आते हैं। तो एलिमेंट्स को नाम दिया गया जर्मेनियम। एक्का सिलिकॉन जो प्रिडिक्ट किया था कि ऐसा कोई एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा इन फ्यूचर, उसका नाम दे दिया जर्मेनियम। और एक्का एल्युमिनियम जो प्रिडिक्टेड था उसका नाम दे दिया गैलियम। तो अगर आपसे पूछें व्हाट इज एक्का एल्युमिनियम एंड एक्का सिलिकॉन, तो आपको लिखना है एक्का एल्युमिनियम इट वाज अ प्रिडिक्टेड एलिमेंट बट नाउ इट वाज नेम्ड व्हेन इट वाज फाउंडेड it named as gallium. The same thing happened here also. Eka silicon, it was predicted, but when found, the name given was germanium. ठीक है, इस तरह से। आई होप आपको ये टेबल क्लियर हो गई हो। इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सब कुछ याद नहीं करना है, बस आपको इसमें व्हाट इज एक्का एल्युमिनियम एंड व्हाट इज एक्का सिलिकॉन और उनको किससे रिप्लेस किया गया, किस एलिमेंट से रिप्लेस किया गया था। एक्का एल्युमिनियम को गैलियम बोलते हैं, एक्का सिलिकॉन को अभी के टाइम जो नाम दिया गया दैट इज़ जर्मेनियम, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो चीज़ थी आपकी बुक में, आई होप आपको अंडरस्टूड हो गई होगी ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इतना इम्पोर्टेंट था, हमें जो याद रखना था वो। अब आते हैं इसके टेबल पे, ठीक है। अब जो चेंजेस आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो देखते हैं हम। यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल रोज भी दिख रही हैं, वर्टिकल कॉलम्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। अब जितने एलिमेंट्स थे उस टाइम उन सबको इस टेबल में प्लेस कर दिया गया था। काफ़ी गैप्स भी थे जो इन बिटवीन लेफ़्ट आउट हैं, काफ़ी गैप्स यहाँ पे लेफ़्ट आउट किए गए थे कि हो सकता है बाद में कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाएं। और जो नेमिंग क्राइटेरिया है वो भी आप देख सकते हैं, रोमन न्यूमरल्स यूज़ किए गए हैं यहाँ पर नेमिंग के लिए, ठीक है। अब आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। व्हाट इज़ एक्का एल्युमिनियम, व्हाट इज़ एक्का सिलिकॉन। अब मेंडलीव की प्रॉपर्टीज़, ये पीरियड की बात करते हैं, इसके अरेंजमेंट की बात करते हैं। अब मेंडलीव ने
अपने टेबल तो अरेंज कर दी, लेकिन और क्या दिक्कतें थी इस टेबल के अंदर? क्यों ये टेबल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिली? क्यों जो इनका अप्रोच था अरेंजमेंट का वो काफ़ी हद तक सही नहीं माना गया? क्या प्रॉब्लम्स आ गई थी? देखो, इसमें पहली प्रॉब्लम जो डिस्प्यूट खड़ा हुआ था वो था हाइड्रोजन की पोजीशन को लेके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो फर्स्ट ग्रुप में डाली गई है, लेकिन हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो हैलोजन से सिमिलर है कहीं ना कहीं, ठीक है। हैलोजन के ग्रुप से ये प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की मिलती है, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन को इसी ग्रुप में क्यों प्लेस किया गया, फर्स्ट ग्रुप में क्यों प्लेस किया गया और इसकी पोजीशन स्पेसिफाइड क्यों नहीं की गई? पहला तो ये था। जो आइसोटोप्स होते हैं एलिमेंट्स के, डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं एलिमेंट्स के। आइसोटोप्स क्या होते हैं? दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास बट सेम एटॉमिक नंबर। दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस बट सेम एटॉमिक नंबर। तो उनकी कोई पोजीशंस नहीं स्पेसिफाइड की थी, उनकी कोई प्रॉपर आइसोटोप्स की कोई पोजीशन गिवन नहीं थी। और आप देख सकते हो तीसरी दिक्कत क्या थी इस टेबल के अंदर, हमने पढ़ा था यहाँ पर कि एटॉमिक मास की थी जो हाँ आयोडीन और टेलोरियम। अब हमने अरेंजमेंट कैसे, मेंडलीव ने जो अरेंजमेंट किया है वो बेसिस है इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस में। आयोडीन को तो पहले आना चाहिए था टेलोरियम से, लेकिन टेलोरियम को पहले प्लेस कर दिया आयोडीन से। तो तीसरा डिस्प्यूट ये हो गया। चौथा डिस्प्यूट क्या था? जो एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स थे उनकी पोजीशन बॉटम में स्पेसिफाइड कर दी, उनकी जो पोजीशन थी वो बॉटम में डाल दी विदाउट गिविंग एनी रीजंस। और काफ़ी एलिमेंट्स ऐसे थे इस पीरियड में जिनको प्लेस किया गया था, उनकी प्रॉपर्टीज़ अपने ग्रुप मेंबर से सिमिलर नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको प्लेस कर दिया गया था, जिसको बोलते हैं ज़बरदस्ती प्लेस कर देना कि हाँ हमें एडजस्ट करना है आपको, तो उसको प्लेस कर दिया गया था। तो इस तरीके से काफ़ी डिस्प्यूट इस टेबल को लेकर आ रहे थे। अब साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया उनको अरेंज करने के बाद एलिमेंट्स को। अब जो इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो आएगा आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ओके। एंड इट इज़ बेस्ड, दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था एंड द पीरियोडिक लॉ earlier given by Maldiv was based on atomic mass, but this modern periodic law was based on atomic number। तो जब भी आप इसके डेफिनेशन लिखते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, तो जब भी आप मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में डेफिनेशंस लिखोगे, बस आपको चेंज क्या करना है? एटॉमिक नंबर चेंज करना है फ्रॉम एटॉमिक मास से। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बट बिफोर दिस साइंटिस्ट, जितने भी केमिस्ट थे जिन्होंने भी अरेंज किया था, उन्होंने किसके बेसिस पे किया था? एटॉमिक मास के बेसिस पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे। लेकिन अभी जो केमिस्ट का जो क्लासिफिकेशन है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है। इन्होंने एटॉमिक नंबर को इम्पोर्टेंस दी है, नॉट एटॉमिक मास को। अब एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट कैसे आया? वाई दे सेलेक्टेड एटॉमिक नंबर? अब क्या हुआ था कुछ टाइम के बाद, हेनरी मॉसले, वो साइंटिस्ट केमिस्ट थे, व्हाट ही डिड, उन्होंने एक्सरे स्पेक्ट्रा निकाला था एलिमेंट्स का। आपने यूवी रेज सुनी है, उस तरीके से एक्सरेज भी होती हैं, बट एक्सरे की प्रॉपर्टी यूवी रेज से काफ़ी डिफरेंट रहती है। तो एक्सरे स्पेक्ट्रा निकाला था एलिमेंट्स का और प्लॉट किया था। जब उन्होंने प्लॉट किया डेल्टा म्यू क्या होता है? फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सरेज एमिटेड। नाउ व्हाट इज़ फ्रिक्वेंसी? एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कोई साउंड सुनते हैं, ठीक है। अब साउंड की जो वॉल्यूम है मैंने बहुत फास्ट कर दी है, बहुत ज़्यादा फास्ट कर दी है, तो आपको कुछ समझ में आएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब वही मैंने साउंड की वॉल्यूम हल्की कर दी है, बहुत धीरे कर दी है, अब बहुत धीरे धीरे वो साउंड बज रहा है, तो क्या आपको साउंड समझ में आएगा? आपको साउंड समझ में आएगा, क्योंकि जो साउंड बहुत धीरे प्ले हो रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी कम है, लेकिन वही जो साउंड बहुत तेज़ आवाज़ में बज रहा है या बहुत फास्ट मूव हो रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है? बहुत ज़्यादा है। नंबर ऑफ़ वेव्स ज़्यादा हैं तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ वेव्स कम है मतलब फ्रिक्वेंसी कम है। तो जो
ग्राफ प्लॉट किया गया था और उन्होंने देखा कि जो डेल्टा म्यू दैट इज़ द फ्रिक्वेंसी और एटॉमिक नंबर का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, वहीं म्यू और एटॉमिक मास का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं था। तो उन्होंने पाया कि जो एटॉमिक नंबर है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ना कि एटॉमिक मास। तो अब जो अरेंजमेंट होगा वो अरेंजमेंट होगा एटॉमिक नंबर के हिसाब से, इसीलिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया गया, जिससे हम एटॉमिक नंबर को इम्पोर्टेंस दें, ना कि एटॉमिक मास को। तो अब जो अरेंजमेंट बेस्ड आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है अभी के टाइम का, वो बेस है एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के टर्म में। ओके, चलो अब थोड़ा बहुत आइडिया लगाते हैं कैसे अरेंजमेंट किया गया, क्योंकि अभी के टाइम में जो एलिमेंट हैं वो हैं 118 एलिमेंट्स आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो मैन मेड हैं, और वो जो एलिमेंट हैं मैन मेड वो काफ़ी रेडियो एक्टिव हैं, अनस्टेबल हैं। उनको लैब में बहुत सेफ्टी के साथ प्रिपेयर किया जाता है। वो स्टेबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर सकते फ्री एनवायरनमेंट में, तो उनको बहुत संभाल के रखा जाता है, बहुत ध्यान से उनको प्रिपेयर किया जाता है। तो दीज ऑल एलिमेंट्स आर मैन मेड, ठीक है। तो उससे जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स थे वो इंक्रीज़ हो गए, 114 हुए थे, फिर 118 हो गए। इस तरीके से नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या हो गए, बढ़ते गए धीरे धीरे। अब जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल आया था वो बेस था हॉरिजॉन्टल रोज, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। दैट इज़, पहले क्या बोला था मालदेव ने, सीरीज़ का नाम दिया था, लेकिन अभी उनको पीरियड्स का नाम दिया गया, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल रोज, now we are talking about modern periodic law and the modern periodic table. So this horizontal row चलो बताती हूँ मैं आपको एक बार। ओके, अब ये है हॉरिजॉन्टल रो, ये क्या है हॉरिजॉन्टल रो, इसको नाम दिया गया पीरियड्स, ठीक है। ये क्या है वर्टिकल रो, दीज आर द वर्टिकल कॉलम्स, इसको नाम दिया गया ग्रुप। ओके, इसको नाम दिया गया पीरियड्स, इसको नाम दिया गया ग्रुप। ओके, चलो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हूँ, ठीक है। अब टेबल में हमने देखा कि किस तरीके से हॉरिजॉन्टल रोज बनाई गई और जिनका नाम पीरियड्स दिया गया, और कॉलम्स बनाए गए जिनका नाम ग्रुप्स दिया गया, ठीक है। अब सिमिलर फॉर्म में अरेंज किया गया, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी सेम थी उनको सेम ग्रुप में डाला गया। वैलेंसी क्या होता है, दैट इज़ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट इज नोन एज द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उनको ग्रुप्स दिए गए, ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। सेंट्रल वे में हम चेक देखेंगे तो वो हमारी पीरियड्स हैं। पीरियड्स में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स है, 8, 8, 18, 18, 32। दिस ऑल आई विल शो यू दैट अप्रोच कैसे। चलो दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक। देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम ओके, हाँ, इसको हम बोलते हैं पीरियड। जब हम ऐसे मूव करते हैं, जब हम ऐसे डाउन मूव करते हैं, दैट इज नोन एज अ ग्रुप। अब इसमें फर्स्ट पीरियड
ये है आपका फर्स्ट पीरियड, यहाँ पे 1 देख रहे हैं आप, दैट इज़ योर फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट हैं, एक है हाइड्रोजन, एक है हीलियम। सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं, इसलिए इसको बोलते हैं 2 8 8 18 18 32। लास्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो 32 32 हैं, 18 18, ठीक है, इस तरीके से, इसलिए यहाँ पे नंबर दिया है। आई होप आपको समझ में आया हो। और बाकी जो एलिमेंट्स हैं 14 एलिमेंट्स जो हैं वो बॉटम में एक्टिनाइट्स एंड लेंथेनाइट्स इनका नाम दिया है। ये 14 है सारे एलिमेंट्स, ठीक है। ये नीचे के जो बॉटम में हैं ये एलिमेंट्स कितने हैं? 14। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब जो मेन आता है इसमें क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कभी कभी कि आपको एक नंबर दे देंगे और बोलेंगे चलो इसका नाम बताओ। अब इसका जो एटॉमिक वेट है वो 100 से, एटॉमिक नंबर जो है वो 100 से ज़्यादा है, और ये न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट थे, मैनमेड थे, रेडियो एक्टिव थे, इसलिए इनका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा हाई है। बट इनका जो नेमिंग होता है क्राइटेरिया वो कैसे गिवन होता है इन नंबर्स का? जो 2 कंट्रीज़ थे, अमेरिकन एंड सोवियत साइंटिस्ट थे पहले के टाइम पे, एक एलिमेंट था जिसका एटॉमिक नंबर कितना था? 104 था। तो अमेरिका ने तो नाम रख दिया रुदरफोर्डियम, बट सोवियत ने साइंटिस्ट ने नाम रख दिया कुर्चैटोवियम, ठीक है, कुर्चैटोवियम। ये 2 नाम रख दिए, अलग अलग थे। अब इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया कि कौन सा नाम परमानेंट किया जाए, कौन सा नाम रखा जाए। तो इस डिस्प्यूट को ओवरकम करने के लिए आईयूपैक ने परमानेंट एक सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर, एक रूल बनाया जिसके थ्रू एक फिक्स नेम रहेगा और आप उसी नेम को मानेंगे, उसी नेम से वो एलिमेंट जाना जाएगा। अब ये नेमिंग क्राइटेरिया कैसे शुरू हुई आप यहाँ देख सकते हैं कि देखो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न करना ही पड़ेगा। ये टेबल आपको लर्न करनी है, ये टेबल आपको लर्न नहीं करनी है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी कैसे लर्न हो जाएगी आपको बस। अब देखना, लास्ट में हमेशा हम IUM लगाएंगे, ये चीज़ मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में IUM लगेगा। अब ये डिजिट 0 to 9 है, ठीक है। अब 0 को हम बोलेंगे नील, नेम इज़ नील। 1 को बोलेंगे UN, 2 को BI, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को ENN। एब्रीविएशन में सिंबल क्या यूज़ करेंगे वो यहाँ दिया है। ये टेबल इम्पॉर्टेंट है, आपको डिजिट देखना है और ये नेम याद करने हैं, इम्पॉर्टेंट है। और जब ये पूरा नेम हो जाए, लास्ट में किसी के भी एलिमेंट को जब हम नेमिंग करेंगे लास्ट में हम IUM लगाएंगे। अब एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ मान लेते हैं जो मेरा एलिमेंट है वो है 101, ठीक है, 101 है। अब 101 में अब चलो चेक करते हैं टेबल के थ्रू। 1 का सिंबल क्या था? UN, तो क्या यहाँ पर UN लगाया है। नेक्स्ट क्या है? 0 का क्या है नेम? नील, तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पे नील लगा हुआ है। फिर अगेन क्या आया है? 1 UN है। और इतना हमने लिख दिया, लास्ट में क्या लगाएंगे? लास्ट में हम लगाएंगे IUM, ओके, लास्ट में हम लगाएंगे IUM। इस तरीके से आप जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके नेमिंग कर सकते हैं जो उस टाइम डिस्कवर्ड हुए थे, जिनके एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर हैं। इनकी आपको बस प्रैक्टिस करनी है। आपको जो याद करना है वो ये टेबल याद करनी है, इनके एब्रिएशंस याद देख लेना आप एक बार, ओके, नेम याद करना है और ये डिजिट है। अगर मैं आपको ये भी नंबर दे दूँ, अगर मैं आपको 104 भी दे दूँ तो आपको 1 का नेम याद होना चाहिए, 0 का नेम याद होना चाहिए एंड 4 का नेम याद होना चाहिए आपको। तो इस टेबल के थ्रू हमें सब याद हो जाएगा एंड इन नेम को पुट करके लास्ट में आपको लगाना है IUM। क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है, 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि इस एलिमेंट का नाम क्या हो सकता है, और ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ये आपको ये एलिमेंट दे देंगे 109, इसका नाम क्या हो सकता है, प्रिडिक्ट करोगे इसका नाम क्या होगा, तो हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इन सबका आप एटॉमिक नंबर देखोगे कितना हाई है, बिकॉज दीज एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, नॉर्मल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, नेचुरल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं,
और ये काफ़ी रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडिएशंस एमिट करते हैं, वेरी हाई रेडिएशंस एमिट करते हैं, इसीलिए स्टेबल नहीं होते हैं। आई होप आपको ये वाला पार्ट ख़त्म, अभी हम यहीं तक ही लेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो जितना हमने स्टडी किया है। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इसका रिवीजन करें और आगे जो भी टॉपिक्स हैं उनको मैं लूँगी। ओके, थैंक यू।